दोस्तों, बहुत ही ज्यादा भागम दौड़ के बाद आज मुझे फाइनली टाइम मिला है और मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड को अपलोड नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के दोनों ही एपिसोड्स एक साथ खत्म करेंगे, एपिसोड 7 और एपिसोड 8। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। हम यहाँ पर इहारू का पर्सपेक्टिव देखते हैं और हम देखते हैं वो अपने स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग बंदा था। मतलब उसके पास आने वाला कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने एकेडमी ज्वाइन की काइजूस की, वो रेनो से मिला और रेनो में उसे एक तगड़ा ओपोनेंट दिखा। और क्योंकि इहारू को कोई पीछे छोड़ने वाला अब तक नहीं था, रेनो से मिलने के बाद वो अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहा था। जिसमें हम देखते हैं कि रेनो की टेस्टिंग चल रही है। वो बार बार बेहोश हो जा रहा था और वो जब भी बेहोश हो जा रहा था या फिर अपने वेपन को यूज करने से फेल कर रहा था, रेनो को अंदर ही अंदर एक चैन की सांस मिल रही थी, क्योंकि इहारू नहीं चाहता था रेनो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। अब अगले दिन हम देखते हैं रेनो की टेस्टिंग चल रही थी। उसे काइजू नंबर 6 का सूट यूज करके एक ग्रुप ऑफ योजोस को हराना था। यहाँ हम फाइनली रेनो का सूट देखते हैं और हमें 4th डिवीजन के वाइस कैप्टन से ही पता चलता है रेनो भले ही नंबर 6 के सूट को यूज करने के लिए वीक है, पर वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। इवन वो किकुरो से भी कई गुना ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। हालांकि वो अभी किकुरो के लेवल तक नहीं पहुंचा, पर एक टाइम पे वो उसको भी सरपास कर देगा। यहाँ पर हम इहारू के मुंह से ही सुनते हैं कि सिर्फ पास खड़े होने की वजह से उस सूट की पावर इतनी ज्यादा थी कि इहारू को ठंड लगने लगी थी और रेनो ने तो उसकी अच्छी खासी पावर यूज भी नहीं की। लेकिन हम 4th डिवीजन के कैप्टन से ही सुनते हैं रेनो चाहे अच्छे से ग्रो करे या ना करे, और चाहे वो अच्छा खासा जीनियस भी क्यों ना हो, एक्चुअल फाइट में सब कुछ डिफरेंट होता है। जो प्रेशर दिमाग या बॉडी पे गिरता है उसे हैंडल करना आना चाहिए। यहीं पर रेनो का मिशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं वो काइजू नंबर 6 के सूट का इस्तेमाल करके अपने हर कदम को फ्रीज करते हुए आगे बढ़ता है, जिससे उसकी स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर इहारू भी उसे देख के खुद की स्पीड बढ़ा लेता है, ऑफ कोर्स ड्यू टू जेलसी। यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ लीडर ने रेनो से पहले ही कहा था जो काइजो से बने हुए वेपन्स होते हैं वो बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालते हैं और उसकी वजह से यूजर की लाइफ स्पैन कम जाती है। तो इसीलिए लीडर उसे 10 मिनट का टाइमर देता है मिशन के अंदर। मतलब वो काइजू नंबर 6 के सूट को सिर्फ 10 मिनट्स तक यूज कर सकता है। अगर उससे मिशन खत्म नहीं हुआ तो लीडर खुद उसे ज्वाइन करेगा और उसकी मदद करेगा पूरे काइजूस को हराने के लिए। यही बात याद करके रेनो खुद को पुश करता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे और बहुत सारे योजोस को हराना था। लेकिन हमें पता चलता है वो अभी भी सूट के फुल कंट्रोल को नहीं पा पाया है। स्पीड बढ़ने के कारण वो आइस से थोड़ा बहुत फिसलने भी लगता है, जिसपे एक योजो उस पे हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ योजो उस पे अटैक करता है, इससे पहले इहारू और उसकी टीम आ जाती है और योजो को किसी तरह रोक लेती है। यहाँ इहारू थोड़ा बहुत सोच रहा था कि अभी भी मैं रेनो जैसा पावरफुल बन सकता हूँ, लेकिन यहीं पर रेनो टाइम वेस्ट नहीं करता। वो एक पेड़ पे कूद जाता है और खुद के ही पैरों को फ्रीज कर देता है। अब इसकी वजह से उसको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है और वो सिर्फ 2 शॉट्स में उस योजो को पूरी तरह से फ्रीज करके फोड़ देता है। ये थी काइजू नंबर 6 की पावर। यहाँ पर इहारू खुद से ही नफरत कर रहा था, क्योंकि वो रेनो जैसा 1 शॉट नहीं कर पा रहे किसी भी योजो को। यहाँ इहारू बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था रेनो की कंडीशन क्या है, उसे कैसे वेपन्स दिए गए हैं। और हमें रेनो के ही पर्सपेक्टिव के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि वो अपने स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसे हराने वाला कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन जैसे उसने एकेडमी ज्वाइन की, सभी लोग उससे बेहतर थे, सब लोग उससे आगे निकल रहे थे। इसी कारण वो खुद से नफरत करता था, क्योंकि वो दूसरों से कम्पीट नहीं कर पा रहा। इन्हीं ख्यालों में वो खो जाता है और एक योजो उसे दूर उड़ा देता है। यहाँ इवन कैप्टन भी उसे मैसेज देता है कि खुद को ज्यादा पुश मत करो, तुम्हारे दोस्तों की मदद लो और उस योजो को हराओ। यहाँ वो योजो इहारू पे हमला ही करने वाला था, तभी आ जाता है रेनो। वो इहारू को थैंक यू कहता है उसके लिए टाइम देने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से रेनो को थोड़ा बहुत टाइम मिल गया। जहाँ इहारू जेलस फील हुआ था, वहीं रेनो किसी और की परवाह ना करते हुए खुद को डेवलप कर रहा था। यहाँ रेनो इहारू से कहता है अब से मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसी के साथ वो एक और योजो को 2 ही हिट में खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं रेनो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपने सूट की पावर को काफी हद तक बढ़ा देता है। वो अपने सूट के 43% पावर को यूज कर देता है और इससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड पावर का तो पूछो ही मत, वो सिर्फ एक टच में उस काइजू के 30% की बॉडी को फ्रीज कर देता है और उसकी मदद से उस काइजू पे चढ़ भी जाता है। लेकिन क्योंकि ये काइजू होंजो लेवल का था, रेनो के शॉट्स इनफ नहीं थे उस काइजू को हराने के लिए, इसलिए वो अपने बॉडी को और भी ज्यादा पुश करता है और अब वो अपने सूट के 51% को यूज कर पा रहा था। लेकिन इसी के साथ एक डीमेरिट भी आता है, वो हम आगे जानेंगे। जहाँ टीम के बाकी साइंटिस्ट और मेंबर्स भी उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कैप्टन को पता था रेनो के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ इवन 51% की पावर रेनो को काफी नहीं लगती और वो खुद को और ज्यादा पुश करता है। वो मन ही मन सोच रहा था अगर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा
तो वो काफका और अपने दोस्तों को बचा पाएगा। सिर्फ इसी वजह से रेनो खुद को इतना ज्यादा पुश करता है। इसी के साथ वो होंजो भी सीरियस हो जाता है और अपने फॉर्म को चेंज करके रेनो पे बीम छोड़ देता है। लेकिन रेनो यहाँ पर रुकता नहीं, वो सीधे होंजो की तरफ जंप मारता है और उसके बॉडी पे हर जगह से शूट करने लगता है। अब रेनो की परफॉर्मेंस इंप्रेसिव तो थी, पर अब यहाँ पर चीजें बिगड़ना चालू होती है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई जगह पे मसल टीयर्स भी आ जाते हैं। यही देख के साइंटिस्ट सोचते हैं कि नंबर 6 का वेपन रेनो के दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, जिसपे कैप्टन कहता है ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में रेनो का ट्रू नेचर है। जब हम लड़ाई करते तो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स जितने भी होते हैं बहुत तेजी से चलते हैं, तो इसी की वजह से इंसान का ट्रू नेचर बाहर आता है। तो यही था रेनो का ट्रू नेचर। वो खुद की परवाह बिना करे पुश करता रहता है खुद को, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन लीडर कहता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रेनो को पता रहना चाहिए कि उसे कब होल्ड बैक करना चाहिए और कब लड़ना चाहिए। अगर वो बिना सोचे समझे ऐसे ही लड़ता रहा और खुद को पुश करता रहा, तो वो खुद को बहुत ज्यादा डेंजर में डाल देगा और एज अ गुड कैप्टन उसे रेनो से नंबर 6 का वेपन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं इहारो भी धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है अपनी जेलसी को, और वो रेनो की मदद करने आगे बढ़ जाता है। जहाँ हम देखते हैं रेनो किसी की भी मदद नहीं लेना चाहता था, वो खुद को प्रूव करना चाहता था कि वो नंबर 6 के लायक है। इसीलिए वो अपने आसपास के 50 मीटर रेडियस को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और उस होंजो पे लगातार हमला करता है, इतना फास्ट कि उसे रीजनरेट करने का भी टाइम ना मिल जाए। लेकिन इससे रेनो की हालत और ज्यादा बदतर हो जाती है, मसल टीयर्स बढ़ जाते हैं, इवन बोन फ्रैक्चर्स आ जाती हैं। लेकिन इससे पहले एक सीन आया था जहाँ रेनो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रेनो की ट्रूएस्ट फीलिंग्स उसे बार बार बता रही थी लड़ते रहो। अब यहाँ पर एक बहुत ही बुरी चीज होती है, रेनो का पूरा पैर टूट जाता है। इसका मतलब रेनो बहुत ही बड़े खतरे में है और यहीं पर कैप्टन कह देता है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और मैं लड़ने आ रहा हूँ। जहाँ रेनो खुद से ही नफरत करने लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया और वो काफका को कभी बचा नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले कैप्टन बैटलफील्ड में उतरता अपना इहारो आ जाता है। अब इहारो फाइनली रेनो को एडमायर करना सीख गया था। वो अब रेनो से जेलस नहीं बल्कि उसके सपोर्ट में है। इसी जोश में वो अपने सूट के पावर को भी बढ़ा लेता है कि वो रेनो के जमाए हुए आइस तक को तोड़ पा रहा था। वो कैप्टन से कहता है रेनो को एक और मौका दो, वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और डेडिकेटेड है और अपने दोस्तों के लिए वो कुछ भी करेगा, तो बस मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बस एक चांस और। जहाँ वो रेनो से मिलता है जो कि अभी भी अपने डिप्रेशन में खोया हुआ था, और वो फाइनली रेनो को एक बार के लिए मोटिवेट करता है अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और तुम इसे खत्म कर सकते हो। एक्चुअल में रेनो होश में नहीं था, लेकिन वो इहारो की बातें थोड़ी बहुत सुन पा रहा था। यहाँ रेनो को होश आता है और वो देखता है कि वो उस पूरे आइस के इलाके से बाहर निकल चुका है और इहारो उसे उठा के भाग रहा है। यहाँ रेनो इहारो से पूछता है फिर चल क्या रहा है, जहाँ इहारो कहता है कैप्टन ने हमें बस 3 या 4 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं और उसी टाइम में हमें इस पूरे फाइट को खत्म करना है। मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत खराब है, पर तुम्हें भी इस होंजो को मार के खुद को प्रूव करना है। तो मेरे पास एक प्लान है, मैं उस काइजू को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और किसी तरह उसके कोर को एक्सपोज करूंगा। अब क्योंकि तुम्हारी शूटिंग की पावर बहुत ज्यादा है, तुम मुझे फाइनल शॉट से हरा देना और इसके बाद तुम खुद को प्रूव कर पाओगे। जहाँ रेनो कहते हैं काफी ज्यादा खतरनाक होगा, यहाँ इहारो मजाक में ही रेनो को कहते हैं मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मेरी बातें माना कर, तेरी हालत खराब है और मुझे हेल्प करने दे। जिस पे रेनो फाइनली बताता है इहारो ही वो बंदा था जिसने रेनो को इतना ज्यादा पुश करने पे मजबूर किया। वो रेनो के लिए परफेक्ट राइवल था, एक भाई की तरह। और इसी के साथ रेनो और इहारो टीम अप करते हैं और इसी के साथ उन दोनों की काइजू के साथ फाइट चालू हो जाती है और एपिसोड 7 यहाँ पे खत्म भी होता है। एपिसोड 8 शुरू होता है और अब रेनो एक स्नाइपर शॉट लेने वाला था। यहाँ इहारो निकल जाता है क्योंकि उसे उस होंजो का कोर एक्सपोज करना था। यहाँ 4th डिवीजन का कैप्टन कहता है अगर रेनो को उतने दूर से उस होंजो को हराना है तो एक टैलेंटेड बंदे को उस होंजो का कोर एक्सपोज करना पड़ेगा। लेकिन इहारो की कॉम्बैट पावर 24% थी, तो उतनी कॉम्बैट पावर काफी नहीं थी इस काम के लिए। लेकिन सडनली कैप्टन देखता है कि इहारो की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत इंक्रीज हो चुकी है और उसे लगता है कि 24% में ऐसा कोई काम तो करता नहीं है, जिसपे वो इहारो की कॉम्बैट पावर फिर से चेक करवाता है और अब उसका कॉम्बैट पावर आ रहा था 41%। लेकिन रुको, यहाँ पर इहारो फिर से थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाता है और उसकी कॉम्बैट पावर फिर से 22% पे आ जाती है। अब यहाँ फिर से इहारो खुद के कंट्रोल में आता है और कॉम्बैट पावर 42%। मतलब इहारो की कॉम्बैट पावर बार बार चेंज हो रही थी उसके इमोशंस की वजह से, क्योंकि वो रेनो से आगे बढ़ना चाहता था। तो यहाँ कैप्टन सोचते हैं इहारो के अंदर भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हमें उसे टीच करना पड़ेगा कि उसकी पावर्स को कैसे यूज किया जाए। यहाँ पर हमें इहारो के पर्सपेक्टिव को फिर से देखते हैं, लेकिन अब वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। यहाँ पर इहारो खुद को ही एक्सेप्ट कर लेता है कि वो किसी तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो नहीं है और हमेशा उससे
बेहतर कोई ना कोई बंदा रहेगा ही। उसे पता है वो चाहे कितनी ज्यादा कोशिश कर ले, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो इन दी एंड एक एवरेज बंदा ही बन के रह जाए, और वो इस मीडियोक्रिटी को एक दीवार से रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इहारू यहाँ पर सोचता है अगर मेरे सामने ये दीवार आएगी तो मैं उसे तोड़ने की जरूर कोशिश करूंगा। तो यहीं पर इहारू कहता है चाहे रेनो कितना भी ज्यादा आगे निकल जाए, मैं हमेशा कोशिश करूंगा खुद को इम्प्रूव करने की, और मैं भी इवेंचुअली उस लेवल तक पहुंच ही जाऊंगा। यही कह के इहारू अपनी पूरी की पूरी जान लगा देता है और उस होन्जो का कोर फाइनली एक्सपोज भी कर देता है। और यहीं पर रेनो लेता है फाइनल शॉट, और वो शॉट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरा का पूरा आइस उस कोर के आर पार निकल जाता है। यही सब देख के कैप्टन को एक फ्लैशबैक याद आता है। दरअसल कीकोरो की माँ और कैप्टन दोनों ही बचपन में एक ही डिवीजन के अंदर काम करते थे, जहाँ कीकोरो की माँ को नंबर 4 का वेपन असाइन किया गया था। मतलब उसकी टेस्टिंग चल ही रहे थे उसके ऊपर, और वो ये बात आके उस कैप्टन को बता दी है। तो उस समय कैप्टन ने उसे एनकरेज किया था कि तुम वो वेपन यूज करो। तो इसको याद करते हुए कैप्टन फिर से खुद से सोचता है कि अगर मैंने शायद उसे उस दिन मना किया होता तो हो सकता था कि कीकोरो की माँ अब तक जिंदा होती, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त थी। यहाँ रेनो फाइनली इहारू से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। यहाँ इवन कैप्टन रो देता है क्योंकि उसे अपने जवानी के दिन वापस याद आ रहे थे। अब ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो रेनो को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो पास हो चुका है। मतलब रेनो को फाइनली नंबर 6 का वेपन मिल चुका है। यहाँ इवन कैप्टन सोचता है कि रेनो को और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मतलब ट्रेनिंग की तो जरूरत है लेकिन मेंटरशिप की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि रेनो को सपोर्ट करने के लिए इहारू हमेशा उसके साथ है। इसके बाद मीना आशिरो कैप्टन को कॉल करती है और कैप्टन उसे एश्योरेंस देता है कि रेनो परफेक्ट बंदा है नंबर 6 के वेपन को यूज करने के लिए। जिसपे मीना फिर से उसे कहती है कि मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि पूरे काइजो डिफेंस ग्रुप में तुम अकेले बंदे हो जिसे काइजो नंबर्ड वेपन्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है। जिसपे कैप्टन अपने टीम की फोटो देखता है और मीना को प्रॉमिस करता है कि वो इहारू और रेनो को बहुत अच्छे से ट्रेन करेगा और उन्हें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब यहाँ पर सारे डिविजन्स में ये खबर फैल जाती है कि रेनो को नंबर 6 का वेपन मिल चुका है। सब लोग भाई चौंक जाते हैं, क्योंकि कल तक उनके साथ ट्रेन करने वाला बंदा अब एक नंबर्ड काइजो वेपन पकड़ रहा है। काफका यहाँ पर रेनो के लिए डर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसे नंबर 6 का वेपन मिल रहा है तो उसे नंबर 9 से जरूर लड़ाया जाएगा। जिसपे कीकोरो काफका से कहती है हम सोल्जर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो, हमें हमारी जान से ज्यादा लोगों की परवाह है और यही तो हमारा जॉब है। जिसपे कीकोरो भी अपने मन में ही सोच रही थी कि उसे अब रेनो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं काफका जॉगिंग कर रहा था रात में, और वो अपने मन में ही सोच रहा था कि रेनो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है, और रेनो ही नहीं उसके टीममेट्स या फिर उसके दोस्त सब लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और वो फिर से खुद को ही कोसने लगता है कि वो खुद के पावर से कभी भी किसी को नहीं बचा पाया है, हमेशा उसे दूसरों पर रिलाई होना पड़ रहा था। वो कहता है इस काइजो डिफेंस फोर्स को काफका हिबिनो नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए काइजो नंबर 8, इसलिए उन्होंने मुझे रिक्रूट करके रखा है, वरना काफका निकाल के फेंक देते। यहीं पर काफका मिलता है सोशिरो से, जो उसे कहता है अगर इतनी जल्दी थक जाओगे तो मीना आशिरो के साथ कैसे खड़े रहोगे। यहीं पर सोशिरो बिना कुछ बोले तेजी से काफका के ऊपर तलवार चला देता है। मतलब उस पे चलाता नहीं, बस उसके पास लाके छोड़ देता है और कहता है ये काफका की पनिशमेंट है कि उसने काइजो नंबर 8 की बात उससे छुपा के रखी। तो यहाँ पर सोशिरो काफका को एक इम्पोर्टेंट बात बोलने आया था। वो कहता है कि उसे पता चला कि काफका धीरे धीरे काइजो नंबर 8 बनता जा रहा है। तो सोशिरो कहता है तुम्हें बार बार काइजो नंबर 8 बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद के ऊपर ही रिलाई होना सीखना पड़ेगा, ना कि काइजो नंबर 8 पर। यहाँ सोशिरो आगे कहता है मैं खुद नंबर 9 से भिड़ लूंगा, लेकिन बस तुम खुद को ज्यादा पुश मत करना, वरना क्या पता कल परसों तुम काफका हिबिनो नहीं रहोगे। यहाँ पर काफका रियलाइज करता है सोशिरो भले ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, लेकिन वो काफका की कदर करता है। वो नहीं चाहता काफका हमेशा के लिए काइजो नंबर 8 बन जाए। लेकिन यहाँ पर काफका कहता है मैं अपने रॉ पावर से कभी भी किसी को नहीं बचा सकता, ये मुझे पता है। मुझे तसल्ली देने के लिए शुक्रिया, पर मैं बस ऐसा चुप नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को तकलीफ हो, तो मैं उन्हें हमेशा बचाने के लिए तैयार रहूंगा, चाहे काफका बनकर हो या फिर नंबर 8 बन के ही क्यों ना हो। जिसपे सोशिरो को पता ही था कि काफका उसकी बात नहीं सुनने वाला था। तो यहीं पर वो काफका को कहता है तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं रोकी जा सकती, पर तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जा सकता है। यही कहकर सोशिरो काफका को एक श्राइन के पास लेके जाता है। अभी श्राइन का नाम था रियूने श्राइन। अब ये श्राइन की एक खासियत है, जितने भी सोल्जर्स काइजो अटैक्स में मारे जाते हैं उन्हें यहाँ पर दफनाया जाता है। बहुत सालों पहले 1657 में मेरेकी काइजो नाम का एक काइजो था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था, और उस समय के लोगों के पास ज्यादा अच्छे हथियार नहीं थे। तो वो जो काइजो अटैक था अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा काइजो अटैक था। मतलब वो था तो नॉर्मल दाई काइजो लेवल ही, पर वहाँ के लोग इतने एडवांस नहीं थे, और इसी वजह से इस काइजो अटैक में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, और वो बैटल इसी श्राइन के जगह पर हुई थी। तो यहीं पर सोशिरो काफका को चैलेंज करता है। वो कहता है काफका को कि ट्रांसफॉर्म ना करें, सीधे हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़े।
वो काफका को परखना चाहता था और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। यहाँ पर काफका शुरू हो जाता है और कोशिश करता है उसे मारने की, लेकिन बहुत बुरी तरह से पिटता है। यहाँ काफका सोशिरो से हैंड टू हैंड लड़ने में खुद के टेक्निक्स ना यूज करके काइजू नंबर 8 के टेक्निक्स यूज कर रहा था, जिसपे सोशिरो उसे वार्न भी करता है कि काफका अभी तक नंबर 8 पे ही डिपेंडेंट है। इसी लड़ाई के बीच सोशिरो एक फाइनल मुक्का मारता है काफका के पेट के ऊपर, और काफका को याद था कि ऐसा सेम टेक्निक जनरल शिनोमिया ने उस पर यूज किया था। दरअसल एक स्क्वाड्रन ट्रेनिंग की एक स्पेशल टेक्निक है जो कि काइजू हंटर्स को सिखाई जाती है। तो यहीं पर सोशिरो काफका को कहता है कि ऐसे टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश करो और खुद के स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर काफका खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं रोक सकता तो वो स्ट्रॉन्ग बन के ट्रांसफॉर्मेशन की ड्यूरेशन को कमा सकता है, मतलब ज्यादा देर तक ट्रांसफॉर्म होके ना रहना। अब यहीं पर काफका समझ जाता है और वो दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन सडनली काफका को उसी श्राइन के पास एक छोटी सी परछाई दिखती है जिसकी लाल आंखें थी। काफका को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या चीज है, लेकिन सोशिरो को वो नहीं दिख रही थी। वो काफका को बुलाता है और काफका उस शैडो को नजरअंदाज करके निकल जाता है। लेकिन काफका को कुछ ना कुछ तो फील हुआ था और वो उसके बारे में श्योर भी था, क्योंकि उसके पास सेंस करने की पावर है। और इसी मिस्ट्री के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो रेनो को मिल चुका है नंबर 6 का वेपन। काफका अब थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो गया है। इवन सोशिरो ने खुद मेंशन किया था फाइट के बीच में, पर इतना काफी नहीं है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और वो परछाई काफी ज्यादा तगड़ी लग रही थी। अब वो क्या चीज है, क्या वो कोई भूत है या फिर कोई काइजू है, वो तो हमें आने वाले एपिसोड से बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।